हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। एकदम मस्त। मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग पूरे 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हर एक एकदम छोटे छोटे टॉपिक के साथ, सिर्फ टॉपिक के साथ नहीं, साथ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। हम लोग PYQ करेंगे, अपने तरफ से क्वेश्चन करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं आपको अपने चैनल का, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग क्लास 10th में, जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग को ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ढेर सारे का मतलब बहुत सारे, मतलब 5 सब्जेक्ट। इसमें हम लोग बेसिकली साइंस चैप्टर के साथ डील करेंगे। हम लोग, आप मेरे साथ किसके साथ डील करेंगे? साइंस चैप्टर के साथ। साइंस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक को जानते ही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हम यहाँ पे आज फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? फिजिक्स की। फिजिक्स में बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा लाइट। लाइट के अंदर भी हम जानते हैं 2 होता है, पोर्शन है। एक है हमारा रिफ्लेक्शन और एक है हमारा रिफ्रैक्शन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के साथ बच्चों। किसके साथ? रिफ्रैक्शन के साथ। आइए हम सब एक साथ मिल करके शुरू करते हैं और 10th को बहुत अच्छे नंबरों से पास करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ताकि एकदम तगड़ा वाला नंबर आ सके। चलिए, हमारा चैप्टर आज शुरू होता है, और शुरू होता है किसके साथ? तो लाइट के साथ। लाइट में मैंने आपको अभी बताया, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं। पहला है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? प्लेन मिरर से बातें करनी होती है। फिर स्फेरिकल मिरर से हम लोग बात करते हैं। साथ में हम बात करते हैं किसकी? साइन कन्वेंशन की। इसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आते हैं, यानी कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। यहाँ पे हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग किसकी डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की। आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। किसके साथ? एक प्रश्न के साथ। प्रश्न क्या है? प्रश्न है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? कुछ खास नहीं। लाइट हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि तुमने पढ़ा नहीं है। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि लाइट जो है, यह फॉर्म है। किसका फॉर्म है बच्चों? एनर्जी का। किसका फॉर्म है बच्चों? एनर्जी का, जो हमें मदद करता है। किसमें मदद करता है? हमारे आसपास के चीजों को देखने में। किसमें? हमारे आसपास की चीजों को देखने में। अब लाइट है तो हमने पहले से भी पढ़ रखा है, हम उसको सिर्फ रिकॉल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मतलब हम लोग उसको रिकॉल कर लें, वहां पे थोड़ा सा रिकॉल बस इसको करते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमेशा जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। किस लाइन में चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। और इस प्रॉपर्टी को, लाइट के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे याद रखें कि लाइट की स्पीड जो है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। याद रखें, ये स्पीड वैक्यूम या एयर में मानी जाती है। किस में मानी जाती है? दिस स्पीड इज इन वैक्यूम और एयर। चूंकि लाइट is an electromagnetic wave, so it does not need a material medium for its propagation. मतलब अब लाइट चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बताया मैंने अभी आपको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण इसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, इसलिए तो लाइट सन हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उससे भी लाइट हम तक आ पा रही है, क्योंकि हम जानते हैं सन और हमारे बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट हम तक तो आ ही रही है। आगे चलते हैं। अब होता है हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला है रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है बच्चों। क्या होता है? इमेजिनरी लाइन, जो किसके डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है? वो उसकी डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है। जिसमें लाइट क्या कर रहा है? ट्रैवल। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहां एक बल्ब था। अब बल्ब जब ग्लो हो रहा है तो यहां से बहुत सारे हर डायरेक्शन में रेज निकलते हैं। तो लाइट के डायरेक्शन में एक रे को आप ड्रॉ कर लीजिए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। किसकी डायरेक्शन में? लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। इसे ही हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्लियर रहेगा ना? रे ऑफ लाइट। अब लाइट जो होता है, रे ऑफ लाइट तो बहुत अच्छा है, एकदम समझ में आया, बहुत मस्त, अच्छे से।
अब होता है बीम ऑफ लाइट, किसको कहते हैं? तो कलेक्शन ऑफ दीज रेज, ये जो रेज थे ना, कौन से रेज, कौन से रेज, कौन से रेज? लाइट रेज। जो लाइट रेज का ये जो कलेक्शन है, इन कलेक्शंस को ही हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। अच्छा, बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार। पैरेलल है पहला, कौन है? पैरेलल। पहला कौन? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा कौन? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कौन सा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कौन सा? अब ये क्या है? कुछ नहीं, बताता हूं। देखो, अगर आप यहां पे देखें तो आपने देखा होगा कि बल्ब से जो लाइट निकलती है, जो बल्ब से लाइट निकल रही होती है, वो चारों दिशाओं में, यानी हर एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? फैलती चली जाती है, चली जाती है ना। इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट। ये हो गया हमारा बीम ऑफ लाइट, और इसी को हम कहेंगे, चूंकि लाइट इसमें दो लाइट, किसी भी दो रे ऑफ लाइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलेगी, तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। कौन सा बीम? पैरेलल बीम। और इसको कहेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट किसको कहेंगे? जो एक पॉइंट से निकल करके, यानी एक पॉइंट से ओरिजिन, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है और वो आगे जाकर के क्या हुई है? फैलती चली गई है, डाइवर्ज होती चली गई है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कौन सा बीम ऑफ लाइट? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है। एक और होता है, अगर आपने कभी देखा हो, जब आप लेंस को सन की डायरेक्शन में रखते हैं तो जो सन रेज आती है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहां से क्या होती है कि आपको दिखी होगी कि वो एक पॉइंट पे आकर के क्या होता है? मीट होता है। एक पॉइंट पे आकर क्या होता है? मीट होता है। ऐसे बीम ऑफ लाइट को कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हमारा ये खत्म हो गया है। इसमें कुछ पूछना है तो आप मैसेज करो, वहां पे क्या करो, क्या करो? कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करने का भरसक प्रयास करूंगा और आपको हर एक का रिप्लाई कर दूंगा। अब आ गया है हमारा रिफ्लेक्शन। सर ये रिफ्लेक्शन क्या है? अरे सर नहीं दोस्त, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बहुत कुछ आसान। आपने कैरम बोर्ड देखा होगा। कैरम बोर्ड में आप क्या करते हैं, जब आप स्ट्राइकर को मारते हैं और वो सामने वाले एज से जाके टकराता है तो वो टकरा करके लौट आता है। देखा है ना आपने? फुटबॉल को जब आप जमीन पे दबाते हैं, जब जमीन की ओर उसको थ्रो करते हैं तो वो जमीन से टकरा के लौट आता है। बल्ब को, बॉल को जब आपने वॉल पे फेंका होगा, वो वॉल से टकरा करके वापस लौट आता है। ये लौटने आने की प्रक्रिया जो है, ये लौट आने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस या इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस या इस फेनोमेना को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, आइए पढ़ते हैं। When rays of light fall on any object, जब कोई रे ऑफ लाइट, अभी अपने रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट से पे जाता है, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है, तो वो रिटर्न कर जाता है उसी मीडियम में। उसी मीडियम में क्या कर जाता है? रिटर्न कर जाता है उस सरफेस से जिस सरफेस से वो टकराता है। यानी वो जाएगा, टकराएगा और टकरा करके कहां आ जाएगा? वापस आ जाएगा। इस फिनोमेना को ही हम लोग कहते हैं कौन सा लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हमारा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। अगर रे ऑफ लाइट जब किसी पैरेलल सरफेस से स्ट्राइक करती है, किससे स्ट्राइक करती है? जो किसी पैरेलल सरफेस को, यानी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है और किसी सरफेस से स्ट्राइक किया है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वह पैरेलल ही चला जाए तो यहां जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी वो होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां दिखते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है आपका मिरर में, या कोई भी जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। कैसा सरफेस? एकदम हाईली पॉलिश्ड जो सरफेस होता है, उस सरफेस में जो इमेज बनती है या वहां पे जो रिफ्लेक्शन दिखता है उसको कहते हैं हम कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर रहेगा? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कुछ नहीं, अगर हमारे घर आसपास में, आपके आसपास में दीवार होगी, आपका कॉपी होगा, वो जो पेपर को अगर आप देखेंगे या जो आप दीवार को देखेंगे, वो दीवार क्या होता है? थोड़ी रफ होती है।
इसमें क्या होते हैं कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है इन सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रिफ्लेक्ट होता है, वो अनइवन डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे हो सकता है ये ऐसे चला गया हो सकता है ये ऐसे कुछ गया हो सकता है ये कुछ ऐसे गया हो। आपको दिख रहा हो आया तो तीनों क्या था, पैरेलल था, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो अनइवन डायरेक्शन में, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चला जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमें साफ मतलब साफ साफ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें चीजें लगभग साफ दिखाई देती हैं। तो ये दोनों है कौन, एक रेगुलर है और इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रिफ्लेक्शन बच्चों, डिफ्यूज्ड। कौन सा रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब यहां पे आ जाता है लॉज। अरे रिफ्लेक्शन है तो उसका लॉज भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कितने लॉज हैं, तो 2 लॉज हैं। कितने लॉज, 2। अब कौन है 2 लॉज, क्या बहुत बड़े हैं, नहीं बहुत छोटे हैं। आओ 1 मिनट में समझाता हूं। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आइए इसको भी थोड़ा देखते हैं। मैं एक करके सब डिस्कस कर देता हूं। ये हमारा है कोई प्लेन सरफेस। कौन सा सरफेस है बच्चों, प्लेन सरफेस है, या कोई मिरर है, प्लेन स्मूथ सरफेस है। इस पे कोई रे ऑफ लाइट आया है, ठीक है, यहां से आया, इससे टकराया और स्ट्राइक करके वापस चला गया। बहुत अच्छे। हमने यहां पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर था, ठीक है, किस सरफेस के, ये जो प्लेन मिरर था उसका परपेंडिकुलर था। ये जो परपेंडिकुलर किसका है, इसका मतलब है ये सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये जो रे आ रही थी किसी भी बल्ब से या किसी लाइट सोर्स से, इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। क्लियर है। ये जो रिफ्लेक्शन के बाद सरफेस से, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेस जा रही थी क्या करके, रिफ्लेक्ट होकर के, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा कहलाता है नॉर्मल। कौन नॉर्मल कहलाता है, वो लाइन जो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90। अच्छा, लेकिन आपने तो अभी तक बताया नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है। तो ये हैं, ये इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इन दोनों के बीच का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कोई पॉइंट भी छूटा है, हाँ छूटा ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रे सरफेस से आके स्ट्राइक करती है। सरफेस से आके क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो इसको कहते हैं कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो याद रहेगा, ये पूरा सही से समझ में आया है। अब फिर से आते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, याद है ना, किसके बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट एंगल, सॉरी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये पहला लॉ बोल रहा है कि सर नहीं भाई भैया दोस्त हमारे, एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। और दूसरा बोल रहा है ये जो इंसिडेंट रे है, अभी याद है ना इंसिडेंट रे मैंने आपको बताया था, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, कहाँ है रिफ्लेक्टेड रे, बताया था मैंने पीछे, और वो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन का मतलब होता है कि आप इसे एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब दोनों लॉ को एक बार फिर से एकदम क्विक रिवाइज मारते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस से टकराया और टकरा करके क्या हो गया,
लौट गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये जो एंगल है, ये पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे यानी ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल, ये तीनों किस में होंगे, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। किस में होंगे बच्चों, सेम प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो यहां तक हमारा क्लियर था, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम अच्छे से समझ में आया, सही में ना। अगर आया तो लाइक करो। अगला याद रखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा हर तरह के मिरर के लिए, चाहे वो प्लेन हो और चाहे वो क्या हो, स्फेरिकल हो, सबके लिए अच्छे से होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब, चाहे आप प्लेन सरफेस की बात कर रहे हो, चाहे आप कर्व सरफेस की या स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर जगह एप्लीकेबल है, यानी हर जगह फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां पे है, हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर्स के साथ। किसके साथ, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, एक प्लेन सरफेस, एक हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होगा, उसे हम लोग कहेंगे कौन सा मिरर, तो प्लेन मिरर। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में देखने वाले हैं। किस मिरर में देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है कि एक हाईली पॉलिश्ड, मैंने भी आपको बताया, एक हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस जहां से लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है यूनिफॉर्मली, यानी जहां से लाइट रेगुलर रिफ्लेक्ट होता है, यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट होता है। वो आया, टकराया और टकरा करके, यानी आया और स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गया। लेकिन ये कैसा सरफेस होगा, ये प्लेन सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, प्लेन और स्मूथ सरफेस होगा। तो हम इसको कहेंगे कौन सा मिरर, हम इसे कहेंगे प्लेन मिरर। अब जो क्या है, जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी रही होंगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अब वर्चुअल क्या है, वर्चुअल कहने का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब आपने देखा होगा कि उसमें जो आपका इमेज बनता है वो इमेज मिरर के अंदर होता है। कहां होता है, मिरर के अंदर। और मिरर के अंदर होने के कारण हम उसे कहते हैं कि वो एक वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल। अरे तो इरेक्ट क्या है, ये इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। आपने देखा होगा जब कभी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप जैसे खड़े होते हैं आपका इमेज एज यूजुअल वैसा ही होता है। नहीं देखे हैं, देखा होगा ना आपने। चलो आगे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इमेज जो मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कहने का बेसिक मतलब क्या है, बहुत बड़ा लाइन हो गया ना। कहने का बेसिक मतलब है कि आप मिरर से जितनी दूरी पर रहते हैं, यानी आपने मिरर से जितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा होगा उसका इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्योंकि आप मिरर से आगे हैं तो आपका इमेज मिरर के अंदर बनेगा। तीसरा कह रहा है कि इसका जो साइज होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। लेकिन साइज किसका, तो इमेज का साइज जो होता है वो एकदम एग्जैक्टली इक्वल होता है। किसके साइज के, इमेज के। यानी इमेज का जो साइज होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। किसके, ऑब्जेक्ट के। यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एकदम बराबर होगा। तीसरा बोल रहा है अगला कि इमेज जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है क्या, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। आपने कभी देखा होगा मिरर में जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपका इमेज जो आपके मिरर के अंदर बना है उसको में देखिएगा तो उसको, या वहां पे आप खड़े, उस पोजीशन पे आप खड़े होकर के सोचिएगा तो आपको साफ समझ में आएगा कि आपने तो राइट हैंड उठाया था लेकिन आपका इमेज जो है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाए हुए है। यहाँ पे दिख रहा होगा हमने रेड ऐसे लिखा था, लेकिन जब हमने इसे प्लेन मिरर के सामने में रखा तो यहाँ उलट गया। कौन उलट गया, कौन उलट गया, इमेज। किसका इमेज, ऑब्जेक्ट का। रेड में आर इधर था, यानी मिरर से सबसे ज्यादा दूरी पर आर ही था, अब सबसे दूरी पर आर ही है। इसका मतलब है कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड right side of the image becomes left side of the object.
यहाँ पे एक नोट है जो ध्यान रखना है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ये इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आ गया हमारा, अभी आपको समझा रहा था मैं, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? कुछ खास नहीं है, यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम साफ, ऑब्जेक्ट ने अपना राइट हैंड खड़ा कर रखा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो तो इमेज को ऐसा लग रहा है कि इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाए हुए है। कौन सा लेफ्ट हैंड? कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है राइट, ऑब्जेक्ट का राइट जो है वो इमेज का क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या हो जाएगा? राइट। अब ये ऐसा फेनोमेना जिसमें लेफ्ट साइड एक ऑब्जेक्ट का अपीयर होता है एज द राइट साइड, and the right side appear at the left side in a plane image, in a plane mirror image। इसी को कहते हैं हम लोग lateral inversion। अब इमेज ही क्या होता है? सबसे पहली बात, इमेज एक ऑब्जेक्ट का तब फॉर्म होता है जब लाइट कहां से, देखिए मैं पढ़ता हूं, an image of an object is formed when light rays coming from the object meet or appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज ऑब्जेक्ट से चली थी, जिस पॉइंट पर मीट करती है या जिस पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई देती है, आपको लगता है कि वो उस पॉइंट से रेज आ रही हैं, ऐसे जो ड्रॉ होगा, जो फॉर्म होगा, उसे कहेंगे इमेज। यानी रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट से आती लाइट रेस जिस पॉइंट पर मीट करेगी, वहां जो चीज का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहेंगे इमेज। किसका इमेज? तो ऑब्जेक्ट का इमेज। इमेज भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है रियल इमेज, एक हमारा होता है वर्चुअल इमेज। अब दोनों में क्या अंतर है? जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, किसके बाद? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट करेगी, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहेंगे रियल इमेज। और वो मीट करेगी नहीं बल्कि मीट करते हुए आपको दिखेगी, उसे हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, जब हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर आएगा, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, तो हम वहां पे देखेंगे कि रियल इमेज किसको कहेंगे और वर्चुअल इमेज कैसा होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं? ये कर्व, दे आर कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिन्हें एक हॉलो स्फीयर से कट किया गया है। किससे कट किया गया? फिर से, दे आर कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कट फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। हमारे पास एक स्फीयर था। स्फीयर क्या होता है? देखे होंगे? नहीं देखे? स्फीयर देखे है ना? गेंद मानो, गेंद एक बॉल है जो प्योर किसका बना है? जो प्योर बना हुआ है किसका? ग्लास का। बॉल हॉलो होता है अंदर से, तो हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? बॉल है। अब हमने क्या किया है कि इस बॉल को, हमने क्या किया है, इस बॉल को दो हिस्सों में काटा। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक ऐसे कट किया, एक ऐसे कट किया। इसके बाद हमने इसे क्या किया? कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग? तो सिल्वर की, यूजुअली जानते होंगे सिल्वर की। अगर हमने जब अंदर वाले हिस्से में कोटिंग की तो जो इमेज यानी जो क्या बनेगा, जो मिरर का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और जब हम बाहर वाले हिस्से में कोटिंग करेंगे तो हम इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। दिक्कत नहीं ना? अब याद करने का तरीका है, बहुत लोग बोलते हैं ये आपको याद करने का तरीका है कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। क्या होता है? गुफा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ केव जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। यानी अगर रिफ्लेक्शन किससे हो? केव जैसे सरफेस से हो, तो हम कहेंगे इस मिरर को कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर।
अब यहाँ पे अभी मैंने यही बताया है, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था, हमने उसको उससे काटा था, काट करके ये सिल्वर की कोटिंग की थी, सिल्वर की कोटिंग की थी, तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा मिरर, तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ऐसा क्यों, ये आगे पता चलेगा। ऐसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ एक पॉइंट में, कि जो भी लाइट रेज कनकेव मिरर पे आएगी पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पर, याद होगा ना 3 प्रकार के बीम पढ़ा था, पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पर आके मीट करेगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर। दूसरा हमारा है कनकेव, दूसरा हमारा है कॉन्वेक्स। कौन है दूसरा, कॉन्वेक्स। हमारे पास एक क्या स्फेरिकल मिरर था, जैसे अभी हमने पीछे बताया, उसको हमने काटा था। काटने के बाद जब हमने अंदर वाले हिस्से में कोटिंग की, अंदर वाले हिस्से में कोटिंग की, और जो बल्गिंग आउट बाहर की ओर जो उभरा हुआ सतह था, बल्गिंग आउट सरफेस था, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन जो है वो बल्गिंग आउट सरफेस से हो रहा है, तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो लाइट रेस पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, और आपको लगेगा कि ये किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए हम कहते हैं इसको कौन सा मिरर, तो डाइवर्जिंग। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें क्यों बताया था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी रेज यहाँ पे, ये हमारा कौन, कन्वेक्स हुआ ना, तो कन्वेक्स में जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी बच्चों, डाइवर्ज। ठीक है। जबकि कॉन्केव मिरर में जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर क्या होंगी, कट करेंगे। क्या होंगी, कट करेंगे। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास है कुछ डेफिनेशंस, किससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, स्फेरिकल। कौन से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से। पहला है हमारा पोल। पोल क्या होता है, ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, ये सेंटर होता है उस स्फेयर का जिसका मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो एक पार्ट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी है, रेडियस है उस स्फेयर का जिसका मिरर जो है, या मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक पार्ट है। अब यहाँ पे याद करना है, ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ का जो दुगना होता है, या फोकल लेंथ क्या होता है बताता हूं आगे। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस, यानी जो रेडियस होता है वो स्फेरिकल मिरर का, वो उसके फोकल लेंथ का दुगना होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ का दुगना। मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ेगा। ए लाइन दैट जॉइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, जो भी लाइट रेस पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है या कट करती हुई दिखती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। और अपर्चर, मिरर का वो हिस्सा जहां से रिफ्लेक्शन होने की संभावना होती है, या जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अपर्चर। आइए अब इसको एक बार में समझाता हूं आपको। मान लिया जाए हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। अब कनकेव मिरर है, थोड़ा सा हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक। अब कनकेव मिरर है, लेकिन इसमें जो कोटिंग है वो कोटिंग मान लिया जाए इतना ही हिस्से में की गई है, ठीक। पूरे हिस्से में कोटिंग नहीं की गई है। इसका मतलब है ये एरिया जो अभी भी आपको दिख रहा होगा, ये एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये एरिया अभी भी कोटिंग नहीं हुई है। मान थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लेते हैं, तो ये दोनों एरिया जो है, इस एरिया में कौन से दोनों एरिया, तो एक यहाँ पे एरिया है और एक यहाँ एरिया है, इन दोनों में कोटिंग नहीं हुई है। अब जब कभी रेस पैरेलल आएंगी तो यहां तक में तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जो रेज इस पॉइंट पर आई है उनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये सब तो रिफ्लेक्ट करेंगे, ये सब क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। जो भी रेज इससे बाहर जाएगी, यानी जो
यानी जो कोटिंग, जो सरफेस को कोटिंग की गई है सिल्वर की, उस कोटिंग से बाहर होगी, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा जहां से रिफ्लेक्शन होने की संभावना होती है या जहां से रिफ्लेक्शन होता है, इसे ही हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अपर्चर। अच्छा, तो फिर और बाकी सब, हाँ, तो आओ वापस से चलते हैं। हमारे पास ये था क्या, ये हमारे पास होलोस्फेयर, हमने इस पे मान लिया जाए पीछे की ओर क्या किया, कोटिंग की, तो हमारा ये हो गया कौन सा मिरर, हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब ये अगर मिरर, जो कॉनकेव मिरर है, ये एक स्फेयर का हिस्सा है, तो इस स्फेयर के सेंटर को, ये सेंटर किसका है, स्फेयर का, इस स्फेयर के सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नहीं समझ में आया? ये जो मिरर है, कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फेयर का हिस्सा है, जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है, उसके सेंटर को, उसके सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी होगा। ये रेडियस किसका है, ये रेडियस उस स्फीयर का है जिसका ये मिरर सिर्फ एक पार्ट है। मिरर जिस हॉलो स्फीयर का हिस्सा है, उस हॉलो स्फीयर के रेडियस को मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, ये और भी पॉइंट है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं। हमने आपको बताया कि ये जो मिरर का, जहां तक मैंने कोटिंग किया, ये मिरर, ठीक है, ये मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल। इसके अलावा एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजर जाएगी, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ेगी, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है? अब सुनिए, जब भी कभी लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कौन, जो लाइट रेज आई हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। इस पॉइंट को ही हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अच्छा, तो फोकल लेंथ क्या था? ये फोकस और ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस था, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। अब आगे चलते हैं। यहां तक में आशा है आपको समझ में आया होगा कि कन्वेक्स में भी ऐसा होगा। हाँ, कन्वेक्स में भी ऐसा होगा। अगर कन्वेक्स में आप देखना चाहें, ये हमारे पास था, ये हमारे पास हुआ, यहां पर ऐसा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। एक रे ऑफ लाइट होगी, सॉरी, एक लाइट होगी जो इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसके अलावे वो सभी रेस जो पैरेलल आएंगे, किसके पैरेलल आएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे तो वो फैल जाएंगे। अब इसको आपको लगेगा कि ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आ रही है। वो जो पॉइंट होगा, वो उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा, इसे कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। अब आगे चलते हैं। अब आ गया है हमारे पास दो तरह के मिरर हैं। अब हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। क्या करना है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बेसिकली हमारे पास 4 रूल होते हैं। 4 रूल में से आप किन्हीं 2 को अपनाएंगे, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम, ऐसे तो बहुत सारे रेज ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, लेकिन कम से कम 2 लाइट रेज हम ड्रॉ करेंगे ताकि हम ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन कर सकें। इसमें पहला रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे किसके पैरेलल आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे अगर आपने देखा, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, एक लाइट रेज आई है,
इसके पैरेलल। तो ये जो लाइट रेस है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर काटी है, उसको हम लोग याद होगा, अभी पहले बताए थे, फोकस। तो कहने का बेसिक मतलब है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर के फोकस से होते हुए गुजर जाती है। जबकि कॉन्वेक्स में जब कोई रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से आता हुआ आपको पता लगेगा, आपको अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रहा है। किससे आ रहा है? फोकस से आ रहा है। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल बना करके वो आई है, यानी इंसिडेंट हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। आपको यहां दिख रहा होगा एक रे ऑफ लाइट आई है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है किसके साथ? ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हमारा इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। तो इस प्रकार ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो इनके बीच में वो जितना एंगल बना के आई होगी वो उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। कहां पर? जब वो पोल पर आएगी। किसमें? कनकेव में। कन्वेक्स में भी सेम होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर आई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाकर उस एंगल का फॉर्मेशन करते हुए, तो उतना ही एंगल का फॉर्मेशन करते हुए वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। आशा है आपको यहां तक समझ आया होगा। अब याद रखें कि मोस्ट ऑफ द जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमारा इन्हीं दो से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए चारों पढ़ लेते हैं। रूल 3 कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पास करेगा किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी पाथ को क्या करते हुए? रिट्रेस करते हुए वापस लौट जाएगा। यहां पे देखा होगा आपने कनकेव में हो रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जा रही है। कॉन्वेक्स में भी ऐसा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में डाली गई है तो जिस रास्ते वो आई है उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो वापस लौट गई है। रूल 4 कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट लाइट रे जो है वो अगर फोकस से गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां से दिखा होगा आपको, जब कॉनकेव में एक रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरी है तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको दिख रहा है ना, ये पैरेलल हो गई है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। जबकि इसमें जब कोई रे ऑफ लाइट को फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट किया गया है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी पैरेलल हो गया है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने चारों रूल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए अब यहां पे आ गया कुछ क्वेश्चंस। हमसे पहला पूछ रहा है कि फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का क्या है, इसको डिफाइन करिए। तो मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? The distance between the distance between pole and focus of a spherical mirror is known as फोकल लेंथ। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेट होता है। तो मैंने अभी, आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है किसके? फोकल लेंथ के। उसके फोकल लेंथ के, तो स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ के। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, उसको इंसिडेंट किया गया है किस मिरर पे? एक कनकेव मिरर पे, जो कि पैरेलल है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी एक रे ऑफ लाइट है जो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो रे रिफ्लेक्शन के बाद किससे? रिफ्लेक्शन के मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से निकलता है और वो पॉइंट पोल से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? अब मैं
थोड़ा सा आपको अगर ध्यान हो तो हमारे पास कौन सा मिरर है, हमारे पास है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के हम जानते हैं पैरेलल, ये हमारा हो गया पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद हम जानते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसको कहते हैं फोकस, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। यहां पे दे रहा है कि जो पैरेलल रे आई है रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट किया है, और वो पॉइंट जो है पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब उसने बेसिकली हमें दिया है कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। हमने अभी तो देखा था ना, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है किसके? फोकल लेंथ के। इसका मतलब है कि R जो है वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एफ, और एफ तो अभी हमने निकाला, क्या एफ ने हमने देखा ना, एफ तो 10 दिया है। इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 20 सेंटीमीटर की होगी। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका? स्फेरिकल मिरर का, वो 20 सेंटीमीटर होगा। नहीं समझ में आया? दिक्कत? चले आगे चलते हैं। आ गया कनकेव मिरर से हमारे पास रेज का किसका? इमेज का फॉर्मेशन। हमारे पास पहला जो है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे हैं? इन्फिनिटी पर। दिख रहे हैं ना कहां पर रखा गया है? इन्फिनिटी पर। याद रखेंगे यहां पे हम जब भी कभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वहां से जो रेज आती है वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस के। हम यही मान के चलेंगे। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट को कभी भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे शो नहीं करेंगे। किसको शो नहीं करेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो हम दो रेज ले लेते हैं जो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि जो भी रेज पैरेलल आएगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। इसका मतलब है जो इसका इमेज बनेगा वो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। अब यहां से रिलेटेड 3 चीजें हमसे पूछी जाएंगी। पहला, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में 3 चीजें पूछी जाएंगी। पहला है पोजीशन, तो पोजीशन हम लिख देंगे कहां पे? एट फोकस। दूसरा हमारे से पूछा जाएगा क्या? नेचर। अब यहां पे ध्यान रखना है, यहीं पे मैंने आपको उस समय याद होगा मैंने आपको बताया था इमेज 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से मीट करती हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। याद है? अब यहां पे आइए, आप यहां पे देखेंगे कि जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे एक दूसरे से क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। इसका मतलब है, अच्छा ये जो मीट कर रहा है ये रियल में मीट कर रहा है कि आपको लग रहा है? साफ लग रहा है कि इस रियल में मीट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा वो फॉर्मेशन रियल इमेज हुआ होगा। कौन सा इमेज हुआ होगा? रियल। अच्छा रियल है तो ये इन्वर्टेड भी रहा होगा। क्या रहा होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो रियल और इनवर्टेड। साइज क्या होगा? साइज तो ये पॉइंट साइज का होगा। कौन सा साइज का होगा? पॉइंट साइज का। अब ये देखे कहां है? इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आप कभी स्फेरिकल मिरर आपको मिले तो सन जो है सन का इमेज बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको दिख जाएगा कि उसका इमेज जो है एकदम पॉइंट साइज का आपको बन के दिखेगा। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे दिखाएंगे, वो भी सी से पहले। यानी हम तो यहां पे, ये तो इन्फिनिटी है हमारा, यानी हम ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। यहां पे हम रख लेते हैं। ठीक है? मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग 4 तरीके से रेज को ले सकते हैं। पहला पैरेलल, दूसरा अगर रे ऑफ लाइट कहां पे गया हो? पोल पर, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा फोकस की डायरेक्शंस में। हम लोग यहां से जो रेज लेंगे वो रेज होगा एक पैरेलल। तो जब पैरेलल रेज यहां से चलेगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। अभी तो हमने पढ़ा ही था ना कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल चलता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है?
फोकस से। दूसरा हम रे ऑफ लाइट लेंगे जहां पे, अच्छा दूसरा रे ऑफ लाइट आप चाहे तो ले सकते हैं कैसे, तो आप चाहें तो इस यहां से रे ऑफ लाइट को पोल पे ले आइए, या आप चाहें तो यहां से रे ऑफ लाइट को सीधे सी से ले जा सकते हैं। आपको याद होगा आपने पढ़ा था सी से गुजरने वाली यानी सी से क्रॉस करने वाला कोई भी लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए फॉलो बैक हो जाता है, यानी उसको वापस लौट जाता है। तो इमेज यहां पे बन जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पोल वाला भी रे लिया है तो भी दिक्कत नहीं होगी, यहां से भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस ऐसे ही गुजरेंगे। तो आप तीनों में से कोई भी लाइट रेस को ले सकते हैं और इमेज वही बनेगा, यहां पे दिख रहा होगा आपको, इमेज यही बनेगा। अब आप सोचिए ये जो लाइट रेस चली थी ये हेड से चला था ऑब्जेक्ट के, और जहां पे ये मिली है तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, हेड का। मैंने भी आपको पहले बताया था रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। तो याद रखिए अब तीन चीजें यहां से फिर पूछी जाएंगी। पहला पोजीशन, पोजीशन कहां है इसका, पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पूछा जाएगा नेचर, अब ये तक क्लियर हो गया ना आपको, रियल एंड क्या इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तीसरा है साइज, अब दिख रहा है ये पॉइंट साइज है क्या, नहीं ना है, ये बड़ा है ना, तो हम लिखेंगे इसको क्या, अ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, लेकिन बहुत छोटा तो नहीं है, दिखाई तो दे रहा है, तो हम सिर्फ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगला, जब हम कभी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सी पर रखते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है, मान ले जाए यहां पे, तो जो रे ऑफ लाइट यहां से चलेगी एक तो पैरेलल होगी, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट चली, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजर गई। और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से चलेगी, दूसरा रे ऑफ लाइट, अब आप यहां से फिर चाहें, यहां से चाहें तो फोकस से गुजार सकते हैं, यहां से चाहें तो पोल पर ला सकते हैं। पोल पर लाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पोल पर लाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो पहले वाले रेस को कट करेगी, जहां पे कटिंग होगा वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, इमेज। क्या बनेगा, वहीं पे हमारा बनेगा इमेज, ये हमारा इमेज। अब आपको दिख रहा होगा जहां से रेज ऑफ लाइट चली थी वो तो हेड था, ए पोर्शन था, तो जहां पे ये लाइट स्ट्राइक करके टकराई होंगी, जहां एक दूसरे को कट के होंगी, वहां पे भी क्या बना होगा, ए डैश, वहां पे इमेज का हेड हुआ होगा। अब इस प्रकार से हमें तीन चीजें पूछी जाएंगी फिर से। पहला है पोजीशन, तो पोजीशन में हम लिख देंगे एट सी, कहां पे, एट सी। नेचर रियल एंड इनवर्टेड। और तीसरा हमसे पूछा है साइज, साइज जो होगा वो सेम साइज, दिख रहा है ना, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एकदम ऑब्जेक्ट के ही समान साइज का ये होगा, आपको दिख रहा होगा एकदम लगभग बराबर है। अगली बार हमें बोला गया है कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सी और एफ के बीच में। सी और एफ का मतलब समझ रहे हैं, अच्छा आपको दिख रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से किसकी ओर लेके आ रहे हैं, पोल की ओर, तो अगली बार हम रखेंगे इनको इसके बीच में। फिर एक पैरेलल रेस, तो पैरेलल रेस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर गया। अब दूसरा रेस जो है वो आप कहां से ले सकते हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, या तो आप चाहें तो पोल पर ले जाइए, या फिर आप चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए। कहां से ले जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट आएगी, उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिट्रेस बैक करेगा। अब इसके हिसाब से अगर आप यहां वाला रे भी लिए होंगे तो भी ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ही गुजरेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ही गुजरेगा, तो जो इमेज है वो कहीं यहां पे बनेगा। अब यहां से फिर तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा मैंने तीन रेज लेकर के आपको दिखाया है, लेकिन आप दो रेज, किसी भी दो रेज से आप इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां पे आपसे हमें तीन प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में, तीन इमेज की तीन प्रॉपर्टी होती है या तीन पूछी ही जाती है। पहला है पोजीशन, तो आप लिखेंगे बिटवीन
क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में लिखेंगे बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। दूसरा है नेचर, ये फिर रियल एंड इनवर्टेड। और तीसरा है साइज, आपको दिख रहा होगा ना, बड़ा हो गया ना, किससे बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा है, तो इनलार्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनलार्ज या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगला, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, फोकस पे। कहां रखा गया है, फोकस पे। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने पर एक रे ऑफ लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरा जो पोल पे जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे चला जाएगा। हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कभी बदल नहीं रही है। इसका मतलब है ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या रहे होंगे, पैरेलल। पैरेलल है तो ये कभी मीट तो करेंगे नहीं, इसका मतलब है इसका इमेज भी कभी बनेगा नहीं। लेकिन कुछ केस में, कुछ बुक्स में ऐसा देता है कि इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। तो इससे तीन प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, इमेज की। तो पहला है पोजीशन, तो हम लिखेंगे एट इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। नेचर रियल एंड इनवर्टेड, अगर कभी बना तो, लेकिन बनेगा ही नहीं। और तीसरा पॉइंट, सॉरी साइज, तो हाईली इन लार्ज। अगला केस है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखे हैं, यानी यहां कहीं रखा है हमने। यहां से एक रे जो पैरेलल चलेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, और एक रे जो पोल पे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे गुजर जाएगी। अगर आपको यहाँ पे साफ दिखे तो इन दोनों के बीच की दूरी जो हो रही है वो लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है ये आगे जाकर के तो कभी मिलने वाले नहीं है। इसी कारणवश हम इसको पीछे ले जाके मिलाते हैं। जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये किसी पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे से मीट करती है, और जहां ये मीट करती है वहीं क्या बनता है, इसका इमेज। अब यहां से आपको समझ में आ रहा हो तो जो लाइट रेस चली थी वो हेड से चला था, तो हम उसको ए लेते हैं और इसके टेल को बी ले लेते हैं। तो जहां पे ये दोनों रेज आपस में मिल रही होगी वहां पे भी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इमेज का हेड होगा, तो हम इसको ए डैश से दिखाते हैं, और जो इसका टेल होगा वो बी डैश से दिखाते हैं। यहां से फिर तीन प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, इमेज की। पहला है पोजीशन, तो पोजीशन है कहां पे, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कौन सा मिरर, तो स्फेरिकल जो कनकेव है। दूसरा है नेचर, नेचर क्या है आपको दिखेगा, ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद आ रही थी ये कभी मिली नहीं है, हमने इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाया है, इसीलिए जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे कौन सा इमेज, उसे हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। और तीसरा है साइज, तो ये इनलार्ज है, दिख रहा है ना आपको, इन लार्ज है। अब चलते हैं आगे। यहां पे देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। रिकॉल करने में क्या है कि हमने देखा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, कहां पे रखा था, इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज फोकस पे बना था। कहां बना था, यानी जब हमने इन्फिनिटी पर रखा था तो उसका इमेज कहां पे बना था, फोकस पे, याद है ना। अच्छा चलो, ऑब्जेक्ट को हम 1 से और इमेज को 1 डैश से लिखते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, सी पर, कहां पे रखा, बियॉन्ड सी। सी मतलब, बियॉन्ड सी मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा था तो हमने देखा कि इसका इमेज सी और एफ के बीच में बना था ना। हमने जब तीसरा देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इसका इमेज भी कहां पे बना, सी पर ही बना, याद है, देखिए। हमने चौथा देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था तो इसका इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में बना था, नहीं याद आया। हमने अगला देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा था, कितने पे रखा था, एफ पर, तो उसका इमेज जो था वो कहां बना, वो इमेज बना इन्फिनिटी पर। कहां पे बना था, इन्फिनिटी पर। इसके अलावे हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखा था, यहां कहीं मतलब सी और पी और एफ के, यानी पोल और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज जो था वो कहीं पीछे बन रहा था।
वर्चुअल इरेक्ट। अब इसको एक बार रिकॉल कर ले। हमने देखा कि जब इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बना था, ये हाईली डिमिनिश्ड था, एकदम पॉइंट साइज का था और रियल और इन्वर्टेड था, ये हमने देखा ही था। फोकस पे रखिएगा तो बिटवीन एफ एंड सी के बनेगा, ये एकदम हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब सॉरी ये डिमिनिश्ड होगा, सिर्फ एफ और सी के बीच में बनेगा तो छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जब हमने सी पे रखा था तो सी पे बना, सेम साइज का ऑब्जेक्ट था, रियल इन्वर्टेड था। जब सी और एफ के बीच में रखा तो बियॉन्ड सी बीच में मतलब बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, जब हमने यहां पे रखा था चौथे पोजीशन पे बिटवीन सी एंड एफ पे, तो इसका इमेज कहां बना था, यहां पे कहीं बना था, ये इनलार्ज था, बड़ा था, ये भी रियल और इन्वर्टेड था। लेकिन जब हमने इन्फिनिटी सॉरी 5 पे रखा था, 5 मतलब फोकस पे रखा था, तो हमने देखा था कि उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बना था। और मैंने आपको बताया था कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इमेज असलियत में तो कहीं बनता नहीं है, हम ये मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे बना है, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब हमने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में बना तो ये रखा, यानी यहाँ पे फोकस और गोल के बीच में, तो ये बिहाइंड द मिरर यानी मिरर से पीछे बना था, इनलार्ज था और वर्चुअल और इरेक्ट था। याद है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब आ गया हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज। देखें 2025 में पूछा है। पहला बोल रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है एक डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। अब इमेज अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का ये पोल, ये फोकस कितने सेंटीमीटर पे, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है यानी सी, तो ये डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है हम तो जानते हैं कि r बराबर 2f होता है, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ हो गया किसका 20 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है कि ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया, याद है ना 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि हम कहीं C और F के ऑब्जेक्ट को एकदम बीच में रख रहे हैं। अब आपको अगर ध्यान हो तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो इमेज C बियॉन्ड C बन रहा था, यानी C और इन्फिनिटी के कहीं बीच में, याद है। अब इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि जो इमेज बनेगा ये रियल और डिमिनिश्ड होगा, रियल और मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल और डिमिनिश्ड होगा या वर्चुअल होगा। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि जो भी रेज यहां से चलेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद रियल में कट करेगी, तो वर्चुअल होने की तो संभावना नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये दो ऑप्शन कट गए हैं। हमारे पास बचा है एक रियल और डिमिनिश्ड और रियल ऑफ मैग्नीफाइड, रियल तो दोनों ही केस में है तो सही है। अब हमको देखना होगा कि डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, कि मैग्नीफाइड बड़ा है। आपको याद होगा कि जब हमने सी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसका इमेज सी पे बना था और एकदम इक्वल साइज का था, लेकिन ऑब्जेक्ट को सी से फोकस की तरफ जैसे जैसे हम ले जाते हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो सी से इंफिनिटी की तरफ शिफ्ट करती है। और इस केस में इमेज जो है, इस केस में इमेज जो है ये इनका साइज बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, साइज बड़ा होने लगता है। इसका मतलब है डिमिनिश्ड तो होगा नहीं, कौन होगा, मैग्नीफाइड होगा, यानी ऑप्शन बी जो है 2 जो है ये हमारा सही है, रियल और मैग्नीफाइड। एक क्वेश्चन फिर है, हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर is of the same size as the object. The distance between the object and its image is, अब सुनो, हमारे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर, तो कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि इमेज को कॉनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर, मतलब इसके फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो रेडियस ये सेंटर हो जाएगा और रेडियस जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है फोकल लेंथ, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जो इमेज है ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने, ऐसा कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया और उसका इमेज जो है वो एकदम उसी के साइज का बन रहा है। अब आपको याद होगा, ऐसे केस में हमको याद है, हम लोग जानते थे, हम लोग ने पढ़ा था कि जब कभी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसका इमेज जो होता है वो वहीं पे बनता है और दोनों के साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, पढ़ा है ना हमने। अब
अगर ऐसा है तो वो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज। अब बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो दोनों तो एक ही पॉइंट पर है, तो इमेज क्या डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस है 0। क्या है 0। आगे फिर क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट जो है वो एक इरेक्ट इमेज जनरेट करना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज जनरेट करना चाह रहा है, किसका यूज करके, कनकेव मिरर का यूज करके। कैसा कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ ऐसा कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास ये एक मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि जो इमेज बने वो क्या हो, इरेक्ट हो। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, जो हमारा केस था, हमने पढ़ा था कि जब कभी ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा जाता है तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, ये हाईली इनलार्ज होता है और वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जब इमेज ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा वो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा जाएगा, 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब है हमें पोल और फोकस के बीच में कहीं रखना है तो 10 सेंटीमीटर से कम ही दूरी पर रखा जाएगा। आगे ये एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, किसका, फोकल लेंथ है 3 कनकेव मिरर का A, B और C, एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी 3 कनकेव मिरर है, जैसा केस 1 है, मिरर A है, A मिरर में फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। In which of the above case will the mirror form a diminished image of the object? Justify your answer. List 2 property of the image formed in case 2. What is the nature and size of the image formed by the mirror? C. Draw a ray diagram to justify. पहला केस पढ़ते हैं। In which of the above cases will the mirror form a diminished image of the object? Diminished image कब बनता है बताओ। डिमिनिश्ड इमेज तब बनता है ऑब्जेक्ट से, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा तब बनता है जब ऑब्जेक्ट सी से इंफिनिटी की ओर हो। अब आप बताओ, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर फोकल लेंथ अगर 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो गया, नहीं हुआ। वाह, अगर फोकल लेंथ, सोचो ये मिरर, यहां पे पोल, यहां पे फोकस और यहाँ पे क्या है फोकल लेंथ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया 45 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा गया। इस केस में जो इमेज बनेगा वो तो C और F के बीच में कहीं बनेगा, नहीं याद आया, याद है ना, C और F के इमेज कहीं बीच में बनेगा, C और F के बीच में। इस केस में जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो यही कह रहा है, तो इसका मतलब है विच ऑफ द वर्क इज विल द मिरर, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा A। यानी जो मिरर A है, मिरर जो है वो A है, उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा गया है, और हम जानते हैं कि उसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। इस तरह में मतलब इस केस में जो इमेज बनते हैं वो इमेज जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय इन केस 2। अब केस 2 देखें, हमसे बोल रहा है कि फोकल लेंथ, एक मिरर है और मिरर के यहाँ पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर है, अगर ये 15 है तो ये टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, हमसे कह रहा है कि इमेज कहाँ रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहीं हम C पे रखे हैं। अब याद होगा आपको, जब हम कभी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम C पे रखते थे तो उसका इमेज भी तो C पे ही बना होता था। किससे बना होता था, C पर। अब इससे बोल रहा है कि इससे 2 क्या बताइए प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज कौन हो जाएगी, तो सेम साइज याद है ना, सेम साइज किसका, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होंगे, और दूसरा हो जाएगा
क्या, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी वो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी और वो सी पे ही होगी। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी। अब देखो, अगर मैं यहां पे कहूं कि यहां पे हमारे पास एक मिरर है, फोकल लेंथ ये पोल हुआ और ये फोकल लेंथ हुआ, और दे रहा है कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पे है। अब आपको यहाँ पे ध्यान हो, यहाँ पे बोला है कि फोकल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर में रखा गया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहीं एफ एंड पी के बीच में रखा गया है, रखा गया है। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी, ड्रॉ और रे डायग्राम टू जस्टिफाई। हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम ही पहले बना लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, आगे हमसे बोल रहा है कि हमें यूज बताना है, किसका यूज है, तो कनकेव मिरर का। अब कनकेव मिरर के कौन कौन से यूज है, तो पहला यूज है कि इसको डेंटिस्ट और इंडिविजुअल भी यूज करते हैं जब उनको एक मैग्नीफाइड इमेज बनाना होता है, इरेक्ट इमेज बनाना होता है। अब इरेक्ट इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को, हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल, मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज इरेक्ट होता है और हाईली मैग्नीफाइड होता है। अब ये कहां होता है, तो ये ज्यादातर केस में अगर आप देखिएगा तो डेंटिस्ट यहाँ है ही, सलून, ये सब जो होता है, सलून या पार्लर जिसको आप कहते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग होता है सनलाइट को फोकस करने के लिए किसी सिंगल पॉइंट पे, जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में हीट को प्रोड्यूस किया जा सके उस पॉइंट पर। इसी कारण इसको सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। सोलर फर्नेस क्या होता है, सोलर फर्नेस में हम क्या करते हैं कि अफ्रीका जैसे देशों में जो थोड़ा गरीब है, वहां पे मिरर्स की सहायता से, किसकी सहायता से, मिरर्स की सहायता से वो लोग खाना बनाते हैं। वो लोग मिरर के अप्रॉक्स फोकस पर भोजन को या जिसको भी है रख देते हैं, जिनको जलाना होता है, जिसको गर्म करना होता है, और मिरर को सन का फेस कर देते हैं। जो रेस सन से आ रही होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो सरफेस, वो फोकस पे चली जाती है, और जिससे खाना या फिर जो भी वहां पे सबस्टांस रखा हुआ होता है वो जल जाता है या गर्म हो जाता है। तीसरा है, इसे टॉर्च में, सर्चलाइट में और व्हीकल के हेडलाइट में यूज किया जाता है, ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस किया जा सके। अब हमने ये तो पढ़ा ही था कि जब हमने लाइट को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख देते हैं, नियर बाई फोकस पे रख देते हैं, तो उससे जो रेज आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। नहीं याद आया, सॉरी नहीं याद आया, अरे उल्टा, जब हमने रूल पढ़ रहे थे तो वहां हमने रूल में पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। हमने बल्ब को कहाँ रख दिया, हमने बल्ब को फोकस पे ही रख दिया। जब हमने बल्ब को फोकस पे रखा तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकली है, जो स्ट्रेट गया वो तो गया, लेकिन जो रे ऑफ लाइट निकली है जो पीछे सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइक करने के बाद उससे क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स पैरेलल हो जाएगी और वो बहुत लंबी दूरी तक चली जाएगी। इसी कारण हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, स्फेरिकल कनकेव सरफेस का, ताकि हम लाइट को पैरेलल भी, लाइट जो है उसको बहुत दूर तक क्या कर सकें, भेज सके। दूसरा है हमारे पास इमेज, किसके में, कनकेव नहीं, कनकेव तो खत्म हो गया, कन्वेक्स मिरर में। पहला, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इन्फिनिटी पर,
मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसको इस प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब, और प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं दिखाते, जो रेज आ रही है वो लगभग लगभग पैरेलल आती है। क्या आती है? पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज तो डाइवर्ज कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेज तो डाइवर्ज कर जाएंगे। आपको लगेगा कि ये रेज जो है वो किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट, उत्पन्न होता हुआ प्रतीक होगा, उत्पन्न होता हुआ, ओरिजिनेट होते हुए आपको फील देगा। इसी यहां पे इमेज बना है, तो इमेज कहां बना? फोकस पे। तो जब भी कभी लाइट रेस को, यानी सॉरी, जब भी कभी ऑब्जेक्ट को हम कन्वेक्स मिरर के इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो रेज आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आते हुए आपको दिखाई देती है। अब इसका प्रॉपर्टी है इमेज का, तो प्रॉपर्टी है, मैं पहला पूछेगा पोजीशन, तो हो जाएगा एट एफ। दूसरा पूछेगा नेचर, नेचर याद रखेंगे ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाती है। तीसरा है साइज, साइज क्या होगा? तो पॉइंट साइज होगा। कौन सा साइज होगा? पॉइंट साइज होगा। अब ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखने का, फाइनाइट डिस्टेंस का कहने का मतलब है कि आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में, जो मिरर का पोल है और जो इन्फिनिटी होगा, उन दोनों के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। कहीं भी का मतलब है हम उसको इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखेंगे। कहां पे रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जब रेज यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां रखी जाएगी तो एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से चली जाएगी और वो आपको लगेगा कहां से आता हुआ? फोकस से आता हुआ। दूसरा रे पोल पर जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक, आपको लगेगा चूंकि हम ये दोनों कट तो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों यहां पे लगभग कट रही हैं, वर्चुअली, रियल में नहीं कट रही है। तो जहां कट रही है वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। अब यहां से फिर इमेज की प्रॉपर्टी, पहला है पोजीशन, तो बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा है नेचर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा है साइज, तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं फिर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, इसको प्लेस किया गया है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। याद हो, ये हमारा एक मिरर, फोकल लेंथ यहां, तो ये दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कुछ कहीं यहां रखा गया होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब बना दोगे? सही में बनाओ कि बनाए? बनाओ, तो बनाओ, कॉपी पे ड्रॉ करो, नोट्स लिख रहे थे ना, कॉपी पे ड्रॉ करो। तो चलो देखो, अब एक रे ऐसे जाएगी पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, तो ये फोकस से आते हुए दिखेगी आपको। दूसरा रे जो पोल पे जाएगा वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा ना। इसको जब बैकवर्ड हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे कहीं कटेगा और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? इमेज। ये हमारा ए है और बी ऑब्जेक्ट का हेड है और बी ऑब्जेक्ट का टेल है। ये ए डैश जो ऑब्जेक्ट इमेज का हेड है और बी डैश जो इमेज का क्या है? टेल है। अब हमसे पूछा है क्या? 3 चीज, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन याद है ना? पोजीशन क्या होगा? पोजीशन कहाँ है? बिटवीन, ये कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट को पी कहते हैं ना, पोल। बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा हमसे बोला है नेचर। क्या बोला? नेचर। नेचर कहाँ है? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा है साइज। साइज क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दिक्कत नहीं होगा ना चाहिए। चले आगे। 4 प्रॉपर्टी इमेज की फॉर्म बतानी है। लिस्ट 4 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
अब देखिए 4 प्रॉपर्टी बतानी है किसमें, कन्वेक्स मिरर की, जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के आगे किसी भी पॉइंट पे रखा गया, चाहे इन्फिनिटी और चाहे पोल के बीच में, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो 4 प्रॉपर्टी कौन है? पहला है कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल। दूसरा है ये इमेज इरेक्ट होगा। हमने अभी देखा है इमेज क्या होता है, इरेक्ट ही होता है। दूसरा है डिमिनिश्ड इमेज होगा। डिमिनिश्ड मतलब हमने देखा कि हर एक केस में चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, जो इमेज बन रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट साइज में ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। और चौथा जो क्या है, चौथा जो प्रॉपर्टी है वो मिरर के क्या होगा, दूसरे साइड पर बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड होगा इमेज उस साइड नहीं बनेगा, इमेज मिरर के दूसरे साइड पर बनेगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे आ गया एनीवेयर, जब हम लोग P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख रहे थे तो उसका इमेज जो है वो P और F के बीच में बन रहा था। कहां पे बन रहा था? जब हमने ऑब्जेक्ट को P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा तो उसका इमेज P और F के बीच में बना था। ये डिमिनिश्ड था, वर्चुअल इरेक्ट मैंने आपको बताया। दूसरा, जब आपने इसको इन्फिनिटी पे रखा था तो ये मिरर के फोकस पे बन रहा था, ये बहुत ज्यादा छोटा था, पॉइंट साइज का था, और ये वर्चुअल और क्या था, इरेक्ट भी तो था। ठीक है, अब इसका उपयोग यूज क्या है, इसको ड्राइव वे में, ड्राइवर को देखे होंगे, ड्राइव वे, रोड साइड एंड एलिंग टू प्रोवाइड सेफ्टी टू ऑल द बाइकर्स एंड मोटरिस्ट टू कर्व टू एट द कर्व एंड टर्न्स द अदर प्लेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ विजिबिलिटी। मतलब हम लोगों को देखा है कि गाड़ी के क्या बोल रहा है यहाँ पे ड्राइव वेज यानी जो रास्ता होता है, रोड जो होते हैं या ऐसे वैलीज जो होते हैं, वैलीज पे हम लोग इसको लगाते हैं ताकि बाइकर और जो मोटरिस्ट होते हैं यानी मोटरसाइकिल जो लोग चलाते हैं उनको दूसरे साइड से आते हुए गाड़ी दिख जाए। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर रोड कर्व है तो आप अपने सामने तो देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरे साइड से गाड़ियां आ रही है उसको हमको कैसे दिखेगी? तो वहां पे क्या किया जाता है, इस तरह से क्या लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर्स, ताकि दूसरे साइड से आते हुए व्हीकल भी हमें क्या हो सके, आसानी से विजिबल हो जाए। इसको पैसेंजर साइड मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। कहां पे? चाहे कार हो, चाहे समवेयर इट इज लेवल्ड एज, अब कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल के भी साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन तो लिखा ही हुआ होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अब इसका मतलब तुम जो है ना कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। इसका उपयोग ऑटोमेटेड यानी एटीएम जो होता है, एटीएम मशीन्स में भी होते हैं। क्या करने के लिए? तो हैंडी सिक्योरिटी फीचर के लिए, ताकि आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा तो नहीं है, कोई व्यक्ति आपके एटीएम का पिन तो नहीं देख रहा, इसीलिए एटीएम्स में छोटे छोटे कन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं ताकि आप पीछे की चीजों को अपने आगे से ही, मतलब आप पिन विन डालते हुए भी अपने पीछे के सभी चीजों को देख सकें। दिक्कत? आगे चलते हैं। आ गया हमारे पास कौन सा कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ये लेफ्ट ऑफ द मिरर को प्लेस किया जाता है। लेफ्ट मतलब यहां आपने देखा होगा ये मिरर का लेफ्ट है। क्या है ये मिरर के क्या है, ये मिरर का लेफ्ट है, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट इस मिरर के लेफ्ट साइड पे ही होगा। दूसरा, जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होते हैं। किससे मेजर होते हैं? किससे मेजर होते हैं? पोल से। ये जो हमारा पोल है, हम हर एक डिस्टेंस को इसी पोल से मेजर करते हैं। तीसरा जो है, जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के, याद रखिएगा लाइट का जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो हम लोग ये मानते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। तो जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट रेज यानी अलोंग प्लस एक्स एक्सिस यही होता है, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापा जाएगा, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव, और जो उसके माइनस अलोंग यानी लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट में जो मापा जाएगा, जो मेजर किया जाएगा, उसको नेगेटिव मानते हैं। डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर जो डिस्टेंस मापी जाएगी वो पॉजिटिव लिया जाएगा, इसके विपरीत जो नीचे की ओर मापी जाएगी उसको नेगेटिव लिया जाएगा। अब अगर यहां तक थोड़ा सा क्लियर हो नहीं हुआ हो तो फिर से मैं एक बार और समझा देता हूं। हमारे पास ये है कौन? कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास दो मिरर्स हैं, एक मिरर है कॉनकेव और एक है हमारा कॉन्वेक्स। इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन।
ठीक है, हमारी लाइट की डायरेक्शन ये मानी जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कभी साइन कन्वेंशन का यूज करना हो तो आप मिरर को इस पॉइंट से, यानी मिरर को इस प्रकार प्लेस करेंगे कि इसका जो पोल है वो ओरिजिन के साथ, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर जाए। क्या कर जाए? कोइंसाइड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसके बाद अगर ये कनकेव मिरर है, मान लेते हैं कनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रखेंगे और आप हर बार ऑब्जेक्ट कहां पे बैठे होंगे, आप हर बार ओरिजिन पे बैठे होंगे, यानी पोल पे होंगे। कहां पे होंगे? आपको बोला जाएगा कि बताओ u कितना है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आप ओरिजिन पे खड़े हैं या पोल पे खड़े हैं, आप किसकी ओर चलेंगे? u की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट की तरफ। अब आप बताइए, क्या आप लाइट के डायरेक्शन में चल रहे हैं या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? इसका मतलब है कि आप तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास u जो है वो क्या है? नेगेटिव। u क्या है? नेगेटिव है। इसके विपरीत अगर हमसे क्या पूछा जाए, फोकल लेंथ पूछा जाए f, तो वो भी क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ भी इधर ही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, यानी r भी जो होगा वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इमेज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, इसका जो कनकेव मिरर में वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमेज है वो मिरर के सामने ही बनता है। चाहे कहीं भी बने, मिरर के सामने ही होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज जो है वो मिरर के पीछे भी बनता है। तो जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, यानी इमेज जब मिरर के आगे रहेगा, ऑब्जेक्ट के साइड ही रहेगा, तो भी यानी जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। जबकि अगर इमेज मिरर के बिहाइंड द मिरर बनेगा तो भी जो है वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझा? ये भी कब बनेगा? जब इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। और ये कब बनेगा? ये बनेगा जब बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर। अब ये मत बोलना कि मिरर के बिहाइंड में कब होता है, ये तो आपको पता हो गया होगा। इसी प्रकार कन्वेक्स में, अच्छा एक चीज और यहाँ पे छूट गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसे कभी कभी पूछा जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आप ऑब्जेक्ट की टेल पे बैठिए और ऑब्जेक्ट के हेड की तरफ चलिए। अगर आप y एक्सिस यानी ऊपर की ओर चल रहे हैं, y एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। अगर आप नीचे की ओर चल रहे हैं तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इमेज का, अगर हमसे पूछेगा हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज के लिए हम टेल पे इमेज के खड़े होंगे और हम हेड की तरफ जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप ऊपर की ओर जाएंगे कि नीचे की ओर? ऑब्वियस सी बात है, नीचे की ओर। तो बताओ HI का वैल्यू क्या होगा? कमेंट में लिखो। इसके विपरीत जब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बना था, यानी जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने थे, तो इस केस में इमेज का हाइट क्या होगा ये भी बताओ। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं, इस केस में इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा। अब आते हैं अगला कन्वेक्स के केस में। हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कन्वेक्स मिरर लेना है तो हमको क्या करना है, हमको मिरर को इस प्रकार प्लेस करना है कि इसका जो पोल है, किसका कन्वेक्स मिरर का जो पोल है वो ओरिजिन से क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। इस केस में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा मिरर के किसके लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। और लाइट की डायरेक्शन ये मानी जाती है, ये किसकी डायरेक्शन है? लाइट की। किसके? लाइट की डायरेक्शन है। तो इस केस में आप खड़े कहाँ हैं? पोल पे खड़े हैं। आपसे पूछा जाएगा u, तो u पूछा जाएगा तो क्या आप लाइट की डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि u नेगेटिव होगा। आपसे पूछा जाएगा v, तो v हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, या तो फोकस पे या पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। इस केस में क्या होगा? इस केस में v जो है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। आपसे पूछा जाएगा फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? तो फोकल लेंथ जो है हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ
कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ पे जाने के लिए आप पोल से चलेंगे तो अप्लाइड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव ही होगा। हमसे आर पूछा जाएगा तो आर भी पॉजिटिव होगा। हमसे पूछा जा सकता है एच आई, तो एच आई जो है इस केस में हाइट ऑफ द इमेज के लिए हम टेल से हेड की तरफ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हम प्लस वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। हम एच ओ पूछा जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ द इमेज पूछा जाएगा तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए भी हम टेल से हेड पे जाएंगे तो ऊपर की ओर ही जाना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हमें ये चीज पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा, बाकी सभी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव। जबकि इसमें हमारा यू भी नेगेटिव है, वी भी, एफ भी नेगेटिव है, आर भी नेगेटिव है, इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव है लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी है। हाँ, हाइट ऑफ द इमेज जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ द इमेज के साथ भी कुछ ऐसा कहानी कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आगे हमारे पास आ गया अब मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, ये एक रिलेशन है, ये रिलेट करता है किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद होगा अभी मैंने आपको दिखाया था, यू इमेज डिस्टेंस जिसको v कहते हैं, और फोकल लेंथ जिसको f कहते हैं। किसका, तो एक स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर चाहे कोई भी मिरर हो सकता है, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स। अब ये दोनों को रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है, तो 1/u, यानी u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है, 1/f। ये क्या है, ये हम इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर। दूसरा होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन रेफर किया जाता है, ये रेशियो है किसका, तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट का रेशियो होता है उसे ही अब कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज इन टर्म्स ऑफ हाउ लार्ज और स्मॉल इज, मतलब ये कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। कौन बनेगा, इमेज। कौन बनेगा, इमेज। अब इसका फॉर्मूला होता है m बराबर, अच्छा m क्या है, तो m से हम डिनोट करते हैं किसको, मैग्निफिकेशन को, और ये क्या है, तो m बराबर है हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और रिलेशन होता है -v/u से भी हम इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज है जो नोट करने लायक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर m ग्रेटर देन है 1 से तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, और अगर m छोटा है 1 से तो इमेज का जो साइज है वो छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। और क्या हो, अगर m बराबर हो 1 के तो दोनों सेम साइज के होंगे। अगर m निगेटिव आ रहा है तो इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा, और अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगे। यहां तक में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस वापस से करते हैं और आज के लिए हम चैप्टर खत्म करेंगे। अब बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 18 सेंटीमीटर, कहां पे, पोल ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पोल से। अब कनकेव मिरर बना ले, कनकेव मिरर से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कितने सेंटीमीटर पे, तो 18 सेंटीमीटर पे। कितना सेंटीमीटर पे, 18, ऑफ जिसका फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है, 12, यानी यहां पे कहीं इसका फोकल लेंथ होगा, और फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर पे है, ये जो फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर पे है। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। पोजीशन बताने हैं, कैसे पता चलेगा, हम जानते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हमें क्या क्या दिया, अच्छा साइन कन्वेंशन लगाना तो भूलना नहीं है आपको, क्या लगाना नहीं भूलना, साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करें, कार्टेशियन ड्रॉ कर ले। इस डायरेक्शन में जितने भी लेंथ इस डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में जो मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव। जो ऊपर की ओर मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर मेजर किए जाएंगे वो नेगेटिव। खैर हमें तो डिस्टेंस से मतलब है। हम देखते हैं कि हमारा u जो है वो u दिया हुआ है कितना, 18, और u जो है वो ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने होता है, कनकेव मिरर है ना, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हुआ है। इसका मतलब है u हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, u जो है वो निगेटिव होगा। अच्छा फोकल लेंथ भी दिया है, फोकल लेंथ भी हमारा नेगेटिव होगा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे u बराबर दिया है -18 सेंटीमीटर। इसके विपरीत फोकस जो दिया है ये भी दिया है कितना 12 सेंटीमीटर दिया है ना। हमसे पूछा है v बताने के लिए, पूछा है ना पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन इमेज का पोजीशन यानी v पूछा है। हम जानते हैं कि 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u।
एफ का वैल्यू कितना था, तो एफ कितना था, तो -12 था। हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था तो फोकस लेंथ 12 आया था। माइनस यू कितना था, तो -18 था। ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि -1/12 और प्लस 1/18। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, एलसीएम कितना होगा इसका, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करो। 36 कितना होगा बच्चों, 36। यहां जब हम 36 का जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा -3 और यहां आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा ना। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -1/36 क्या सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है, ये 1/v के बराबर है। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये माइनस क्या शो कर रहा है, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि माइनस शो करता है कि ये रियल, ऐसे माइनस नहीं सॉरी, ये माइनस शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट के ही साइड है। किसके साइड है, ऑब्जेक्ट के साइड है। अब चूंकि 18 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है इसका, और दिखाया जा रहा है कि भी 36 सेंटीमीटर पर होगा, यानी यहां पे कहीं भी होगा। और v का वैल्यू कितना दिया गया है, 36, यानी जो पोजीशन है इमेज की वो -36 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर पर है। नहीं दिक्कत समझ में आया। अगला एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 सेंटीमीटर पोल कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर क्या बोला है, an object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ a concave mirror। एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है कहां पे, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ बताना है आपको दिया है कि u जो है वो क्या है, वो दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर पे है, कितना है, और v जो है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पे है। साथ में ये भी दिया है कि ये रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है सॉरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइड ही बना है, कॉनकेव मिरर है, तो ये तो क्लियर ही था। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि u जो है वो मुझे -30 लेना है और v जो है वो भी क्या लेना है, -60। अब साइन कन्वेंशन जाके एक बार रिवाइज करो पीछे अगर नहीं समझ में आया तो। अब हमसे पूछा है कि फोकल लेंथ, हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। 1/u कितना है, तो -30 प्लस 1/v कितना है, तो -60 और बराबर 1/f। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा ना। तो यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा -2 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 बराबर 1/f। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर -3 और बट्टे 60 बराबर 1/f। इसका मतलब है f बराबर 60/3। जब ये कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -20 cm। इसका मतलब है इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है, इस मिरर का फोकल लेंथ है -20 cm और 20 cm। कितना सेंटीमीटर, 20 cm। माइनस तो ये बता रहा है कि ये मिरर के नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगला एक स्टूडेंट है जो एक एक्टिविटी एक पेन को जो कि 15 सेंटीमीटर ऊंचा है उसको कनकेव मिरर के सामने रख के करता है। ये देखता है कि जो इमेज फॉर्म है वो 45 सेंटीमीटर का हाइट है, यानी हमें दिया है कि HO बराबर 15 सेंटीमीटर, HI बराबर 45 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ये रियल है। इसका मतलब है जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, नेगेटिव भी है। नहीं याद आया, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो वर्चुअल रिएक्ट था, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो रियल था। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है। अब m बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे दे रखा है, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन में हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, HI/HO। हाँ HI क्या है 45 है, और चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्लियर नहीं है तो 45 और बट्टे 15, और मैग्निफिकेशन दिया है कि चूंकि रियल है तो ये माइनस में आएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला
3। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज? हाँ ठीक है, आ जाएगा कितना, -3। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज +3, यानी m जो दिया है, m दिया है +3। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गया, अगर ये प्लस है इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट है, इमेज जो बने होगा ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर? ये मिरर का क्या टाइप है, बता दो, बताओ, बताओ ना जी। ये वर्चुअल इरेक्ट है और मैग्निफिकेशन +3 का, +3 का मतलब समझते हो, अगर m, अभी हमने पढ़ा था, अगर m ग्रेटर देन है 1 से, इसका मतलब है हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अब याद तो होगा नहीं तुम्हें, देखो यहाँ पे अगर m बड़ा है किससे, 1 से, तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। अब तुम बताओ कि इमेज का साइज बड़ा कब होता है? इमेज का साइज कनकेव में, तो कन्वेक्स में तो होने का संभावना नहीं है कि है, हमने कन्वेक्स में पढ़ा था, कन्वेक्स में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनते हैं, लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या होता है, छोटा ही होता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ जो मिरर का यूज किया गया होगा वो कौन सा मिरर होंगे, टाइप ऑफ मिरर में कौन सा होगा, कनकेव। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। दूसरा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है। अब अगर कनकेव मिरर है और आपको याद हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर उसका इमेज मैग्नीफाइड बनता है, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट जो है निश्चित है कि P एंड F के बीच में रखा हुआ है। किसके बीच में रखा है, P एंड F, यानी मिरर के पोल और फोकस के बीच में। दो प्रॉपर्टीज पूछी गई है इमेज फॉर्म अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेशन। साइज और मैग्निफिकेशन को छोड़ करके दो प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा ये वर्चुअल होगा। तीसरा अगर आप कहें तो ये इरेक्ट भी होगा ना। और भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन में मैं आपको फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।